Hello, good evening. Please mark your attendance in the chat box. मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, वेरी गुड। आपका अटेंडेंस मार्क कीजिए सब लोग चैट बॉक्स में। ओके, I'm trying to share the screen. I'll try. It is saying that you are not allowed to share the screen. I'll check. Just give me 1 minute. मुझे बस एक थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं मीटिंग से लेफ्ट आउट हो जाती हूँ और फिर से ज्वाइन करती हूँ और देखती हूँ मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या, क्योंकि मुझे वहाँ पे पॉपअप हो रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर स्क्रीन। ओके, जस्ट गिव मी 1 minute. हेलो मैम। येस. मैम, मुझे ना वो मैसेज आ रहा है की शेअर स्क्रीन मला अलाउड होत नाहीये. शेअर ओके. स्क्रीनवर क्लिक केलं की यू आर नॉट अलाउड टू शेअर युअर स्क्रीन राईट नाव असं येतंय. अच्छा. तुम्ही लिव्ह करून पण पुन्हा जॉईन केलं राईट? हो हो. ओके. आय एम एबल टू डू सो. दिस इज युअर सायन्स लेक्चर राईट? येस. वेट. आय एम मेकिंग यू को होस्ट. बघूया येस. याच्यामुळे काही इफेक्ट होतोय का. हां येस. आता तुम्ही को होस्ट आहात, जरा एकदा ट्राय करा. हां, आता होतंय. होतंय का? हो हो, आता झालं. स्टार्ट शेअरिंग ओके आलं मला. ओके ओके ओके, येस, थँक्यू मॅम. ओके. ओके, सो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है सबको? ओके, और एक बार बस बता दीजिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है? टेक्स्ट बुक दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? ओके, वेरी गुड, परफेक्ट. लास्ट टाइम की तरह मैं एक बार फिर से आपको स्क्रीन को जूम करके दिखा बताती हूँ कि ये जूम इज इट रीडेबल और नॉट. बस राइट इन द चैट बॉक्स, इज दिस रीडेबल? यस, ओके, वेरी गुड, परफेक्ट.
हाँ, तो हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फूड ये नाम का टॉपिक स्टार्ट किया था, याद है सबको? उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है अपने, वो हमारे लिए कैसे अपने दोस्त है और वही कैसे अपने एनिमी है, राइट? तो उसमें हमने देखा था कि उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स है, फिर उसके बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूजेस है। फॉर एग्जांपल यीस्ट है जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है एंड विच इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल, which is used for the preparation of many bakery products, right? Similarly हमने एक और टॉपिक पढ़ा था जो था एंटीबायोटिक्स, राइट? तो जो एंटीबायोटिक्स है वो प्रोड्यूसिंग कुछ फंगस होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम है, हाँ, तो और एंटीबायोटिक का नाम उससे जो बनता है वो है पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन एक फंगस से, मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही बनाता है एंड दैट इज यूज्ड टू किल अदर बैक्टीरिया, राइट? तो ऐसे एंटीबायोटिक बनते हैं। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया हमारे लिए एनिमी का काम करेंगे उन्हें मारने के लिए भी जो दवाई मिलेगी वो भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती है। तो हमने एंटीबायोटिक्स तक पढ़ा था। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज वैक्सीन। Why are children और infants given vaccination? वैक्सीन कहाँ पे सुना है आपने वर्ड? ये बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, पोलियो वैक्सीन, राइट? जनवरी के मंथ में यूजुअली अमिताभ बच्चन जी की ऐड आती है, फिर टीवी पे आती है, लोग ऐसे माइक लेके घूमते हैं इसके बारे में बोलते हुए। पोलियो वैक्सीनेशन का ड्राइव होता है जब 1 से 5 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन दिया जाता है, राइट? सुना है ना, ये वैक्सीनेशन वर्ड वहाँ पे यूज किया गया होगा। अभी रिसेंटली तो कोरोना वैक्सीन फेमस हुआ है बहुत, पहले 60+ को दिया जा रहा था, फिर हेल्थ वर्कर्स को दिया गया, फिर अभी 18 के ऊपर जो बच्चे हैं उन्हें भी मिल रहा है। तो ये टर्म सुनी है वैक्सीन, राइट? सो विल रीड अबाउट दैट, व्हाट इज वैक्सीन एंड व्हाई इज इट यूज्ड, व्हाई चिल्ड्रन और इन्फेंट्स आर गिवन वैक्सीनेशन। जब आप में से कोई लोग अगर स्विमिंग कर रहे होंगे तो स्विमिंग का कोर्स शुरू करने से पहले भी कुछ वैक्सीनेशंस होते हैं। उसका सर्टिफिकेट लेने के बाद ही आपको जो स्विमिंग टैंक है वहाँ पे एडमिशन दिया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों में आपने देखा होगा कि ये वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है। When a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. ठीक है? मतलब जब कोई भी ऐसे इमेजिन कर लो कि किसी की, मतलब कोई भी सुरक्षा जब होती है तब कैसा होता है कि जो कोई भी रक्षा के लिए रहता है उसके पास कुछ हथियार होते हैं, राइट? कि अगर कोई चोर आ जाए, कोई मारने के लिए आ जाए तो उसे मारने के लिए कुछ चीज हो उसके पास। वैसे ही अपने बॉडी का भी मैकेनिज्म है, ठीक है? अगर कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी का भी अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है तो हमारी बॉडी की सेल्स उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करती है। ओके, एंटीबॉडी का सिंपल जैसे इंग्लिश है वैसा का वैसा मीनिंग है। एंटी मतलब अपोजिट, बॉडी मतलब जो इन्वेडर की बॉडी होगी उसके खिलाफ वाली चीज, इसलिए उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। ओके, तो जब भी कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस किसी भी फॉरेन चीज का अपनी बॉडी में एंटर करेगी तो अपनी बॉडी खुद के डिफेंस के लिए, उसे कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए, इसलिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी। ओके, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। तो ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त हमेशा परेशान करता है और वो किसी एक ही स्टाइल में आपको परेशान करता है। जब उसने पहले आपको परेशान किया होगा आपके लिए वो नई चीज होगी कि किस तरह से वो बच्चा आपको परेशान कर रहा है, ठीक है? दूसरी बार अगर वो उसी तरीके से परेशान करने के लिए आया तो आपको पता होगा दिमाग में ये कैसे परेशान कर रहा है, तो इसको टैकल कैसे करना है। सिमिलरली अपने बॉडी का होता है, वो जब एंटीबॉडीज बनाती है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के खिलाफ, जब तो उसके पास उसका थोड़ा सा स्टोरेज वो बाकी रखती है, उसकी मेमोरी बाकी रखती है। एक मिनट, तो उसका जो मेमोरी रहता है उसके हिसाब से वो दूसरी बार उस बैक्टीरिया या वायरस को जल्दी मार देती है। मतलब अगर आपको एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट किया है, आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार की है, वो एंटीबॉडीज तैयार होने में और वो बैक्टीरिया को मारने में पहली बार में अगर मान लो 3 दिन लग रहे, ठीक है, और 1-2 महीने की गैप के बाद फिर से वही बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्ट किया तो आप 1 दिन में रिकवर हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी को पता है
कि इस बैक्टीरिया को अभी मुझे कैसे मारना है। ठीक है, अगर नॉन एनिमी है तो वो नॉन एनिमी के खिलाफ हम लोगों को कैसे टैकल करने की पावर चाहिए वो बॉडी को अभी पता चल गया है। इसलिए बॉडी उसे याद रखती है और अगले बार में जल्दी वो बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। मतलब तकलीफ होने से पहले ही वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी कोई माइक्रोब होगा वो मर जाता है। ठीक है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है। किस लिए इसको ही हम लोग इम्यूनिटी बोलते हैं। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. Okay, अगर पूरे ऐसे स्टैमिना वाले बैक्टीरिया को या वायरस को हम लोग नहीं डाल रहे, उसको ना थोड़ा सा या तो पूरा मार दो, फिर मार के उनको शरीर में डालो, या फिर वीकेंड। ठीक है, मतलब उनकी जो डिसीज प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो कम करके ऐसे फॉर्म में अगर हमने वो पर्टिकुलर माइक्रोब अपनी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया तो फिर ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। ओके, अब मेमोरी हो गई बॉडी के लिए कि ऐसे कोई बॉडी में आ सकता है। जब ऐसा सेम बैक्टीरिया या वायरस फिर से आएगा तो अभी हमारी बॉडी के पास मेमोरी होती है कि हाँ इसे कैसे मारना है मुझे पता है, तो वो इमीडिएटली मारता है और वो डिसीज हुआ है इसका पता भी नहीं चलता। ओके, तो आपको याद होगा या आपने देखा होगा जब भी कोई वैक्सीन लेता है तब उसे थोड़ा सा बुखार आना, वीकनेस आना, हाथ पैर दुखना, ये होता है। कभी आपको भी अभी अनुभव होगा, वैक्सीन अगर आपने लिया होगा कोई तो आपको ऐसा कभी हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा सा बुखार आया था, एकदम हल्का, एक दिन के लिए, है ना? अच्छा, नहीं आया? ओके, यूजुअली ऐसा होता है। अभी कोरोना का भी जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं तो थोड़ा सा तो बुखार आ रहा है, सर दर्द हो रहा है, हाथ पैर दुख रहे, क्यों? क्योंकि वो वायरस को ही थोड़ा सा वीकन करके अपनी बॉडी में डाल रहे। ठीक है, तो अभी जब वो माइक्रोब एंटर होगा तो उसका रिएक्शन अपनी बॉडी देगी विच इज इन द फॉर्म ऑफ ऑल दिस फीवर, हेडेक, कोल्ड, कफ, एनीथिंग। बट जब एक्चुअल बैक्टीरिया जाएगा या एक्चुअल माइक्रोब जाएगा उससे कम पावर में होता है, क्योंकि ये सिर्फ मेमोरी प्रोड्यूस करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो वैक्सीन मतलब क्या होता है? वीकेंड और डेड माइक्रोब। So now the antibodies remain in the body and we are protected from the disease causing microbes forever. ठीक है, तो जब अभी मेमोरी बन गई है, बॉडी को पता चल गया है, तो इसलिए हम लोग फॉरएवर के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर डिसीज वी आर इम्यून एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिसीज। तो ऐसे ही अलग अलग टाइप के वैक्सीन हमें पैदा होने से ही देते हैं। बीसीजी हो गया, राइट, टिटेनस का वैक्सीनेशन होता है, वो तो अगर आपको कोई आयरन की चीज लग जाती है और प्रिक होता है बॉडी में उससे, तब आपको टिटेनस का वैक्सीनेशन दिया जाता है, राइट। जो इंजेक्शन देते हैं ना वो एक्चुअली टिटेनस का वैक्सीन होता है। वो क्यों दिया जाता है? ताकि अगर वो रस्ट लगे हुए आयरन में से बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाता है और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का वो बैक्टीरिया होता है, ओके, अगर उससे आपको डिसीज होने वाला है तो उसका एंटीडोज आपको पहले ही दे के रखे, उसका वैक्सीन आपको पहले ही देके रखे, ताकि आपकी बॉडी उसके खिलाफ वाले जो एंटीबॉडीज है वो प्रोड्यूस करके रखे और आपको इन्फेक्शन ना हो। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। ऐसे वैक्सीन की प्रोसीजर है काम करने की। सेवरल डिसीजेस इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, स्मॉलपॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। जो डिसीजेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर हमने डेड, वीकेंड वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई अपनी बॉडी में हम लोग ले रहे और उसके खिलाफ बॉडी खुद से कुछ बना रही है और बॉडी को वो याद रह रहा है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। ठीक है, तो इसलिए वैक्सीनेशन इज गुड फॉर योर हेल्थ। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉलपॉक्स इन 1798। इसकी भी स्टोरी बहुत मस्त है कि उन्हें जैसे हमने एंटीबायोटिक्स की स्टोरी पढ़ी थी ना, एंटीबायोटिक्स किन्होंने इन्वेंट किया था, नाम याद है साइंटिस्ट का? नहीं, लास्ट टाइम हमने देखा था, क्या नाम है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स की भी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, हमने वो आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यस करेक्ट। तो जैसे एंटीबायोटिक की स्टोरी है, वो एक्सीडेंटली
पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे ये काम कर सकता है। वैसे ही वैक्सीन का भी जो इन्वेंशन है दैट वाज एक्सीडेंटल। वो ऐसे डिसाइड करके कोई साइंटिस्ट उस पर काम नहीं कर रहा था कि हाँ मुझे ऐसे कुछ ढूंढना है और वो घंटों घंटों उस पर लगा रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सीडेंटली वो उन्हें दिखा कि ऐसा ऐसा ऑब्जर्वेशन, उन्हें पता चला एडवर्ड जेनर को कि ऐसा हो रहा है, और तब जाके उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ है। तो ये एडवर्ड जेनर की अगर टेक्स्ट बुक में है तो हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे, वरना आप खुद से गूगल करके एक बार ये स्टोरी देख लीजिए। जैसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की इंटरेस्टिंग है वैसे ही ये स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। तो यू विल गेट टू नो कि आपको जब आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तभी हमें पता चलता है। जब आपका ऑब्जर्वेशन हो कि ये कुछ अलग चीज दिख रही है, ये क्यों दिख रही है, ये जब आप सवाल करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इस पे हम और क्या चीज कर सकते हैं, तो ये चीज रिपीट होगी। अगर वो रिपीटेटिवली दिख रही है तो उसका कैसे फायदा हो सकता है। ओके, in your childhood you must have been given injections to protect yourself against several diseases। या 15 साल तक तो बहुत सारे वैक्सीनेशन होते हैं, बहुत सारे इंजेक्शन मिलते हैं। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दीज डिसीजेस, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है अभी। हाँ, कि एक तो एडवर्ड जेनर की स्टोरी पढ़नी है और दूसरा ये चीज करना है। बचपन से, पैदा होने से ही वैक्सीनेशन स्टार्ट होते हैं, वो 15 साल तक होते हैं। स्विमिंग के टाइम अगर आप जा रहे हो तब वैक्सीनेशन होता है। तो वो सारे वैक्सीनेशन कौन से दिए गए हैं और कौन से डिसीज के खिलाफ है, वो आपको चेक करना है। It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. तो ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव्स होती है वो मोस्टली कुछ वैक्सीन ऐसे होते हैं जिनकी कुछ अमाउंट देनी पड़ती है, अदरवाइज मेनी वैक्सीन आर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे पोलियो वैक्सीन है, पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। तो वो जो ड्रॉप्स देते हैं वो वैक्सीन होता है। वो पोलियो वायरस विच कॉजेज डिसीज पोलियो इज अटेन्यूएटेड, मतलब उसको वीकेंड किया जाता है और वो ड्रॉप्स में डाल के दिया जाता है। अ वर्ल्ड वाइड campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। मतलब एक टाइम था जब पूरे वर्ल्ड में ये स्मॉल पॉक्स, पोलियो, ये डिसीजेस का फैलाव बहुत था और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान थे। ओके, जब से वैक्सीनेशन का इन्वेंशन हुआ है तब से ये सारे डिसीजेस मानो ऐसे गायब हो गए। अभी हमें पता भी नहीं चलता कि ऐसे डिसीजेस कभी थे, तो इतना अच्छा वैक्सीन का यूज है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ह्यूमंस में किया जाता है, पोल्ट्री एनिमल्स जो होते हैं ना उनको भी वैक्सीनेशन ड्राइव होता है, उन्हें भी वैक्सीन दिए जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर वैक्सीन क्या होता है? सबको समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी है तो अभी सवाल पूछ लीजिए। यस, इज इट क्लियर अबाउट वैक्सीन? कोई भी सवाल नहीं है किसी को? Okay, very good. So now we'll move on to the next topic, that is increasing। So अभी एक यूज तो हो गया, ये वैक्सीनेशन में हो गया बैक्टीरिया का यूज। अभी नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया, फिगर 2.7, जैसे ये फिगर में लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, और जिनका अलग साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। तो उनका पिक्चर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया दिखाएगा, अभी ये बैक्टीरिया अनएडेड आई से नहीं दिख रहे, ये माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे दिखेंगे उसका पिक्चर है। ओके, so some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility। सॉइल में जो फर्टिलाइजर जाते हैं उनमें मेन 3 एलिमेंट्स होते हैं, 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विच इज N, P एंड K, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ओके, ये मेन कंपोनेंट्स है विच आर इसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। So the bacteria which are very helpful, cyanobacteria, which are also known as blue green algae, what they do is they fix atmospheric nitrogen। अभी एटमॉस्फेयर में जैसे अदर गैसेस है
O2 है, N2 है, CO2 है, वैसे N2 रहता है, राइट। तो वो N2 को प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं हवा में से गैसियस फॉर्म में, बट नाइट्रोजन जो है ना, उस प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन तो लगता है, बट वो नाइट्रोजन उन्हें N2 फॉर्म में से या NO2 फॉर्म में से नहीं यूज में आता, उसे फिक्स करना पड़ता है, उसको अमोनिया में कन्वर्जन करना पड़ता है NH3, और तब भी प्लांट्स वो यूज कर पाते हैं। ओके, तो ये केमिकली भी सिंथेसिस होता है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है N2 to NH3 ये केमिकली भी होती है। सिमिलरली ये प्रोसीजर ये बैक्टीरिया खुद से करते हैं। N2 का NH3 करने का काम ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया करते हैं, जिनको ब्लू ग्रीन एल्गी ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया अगर सॉइल में रहते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को NH3 में कन्वर्ट करते हैं, विच इज यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अभी एंटीबायोटिक्स की तरह ही इसका भी है। बैक्टीरिया प्लांट के लिए कर रहा है क्या? ये तो नहीं, बैक्टीरिया खुद के लिए वो नाइट्रोजन एब्सॉर्ब कर रहा है, खुद की ग्रोथ के लिए। एंड द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट रिएक्शन इज NH3 विच इज अमोनिया, विच इज यूज्ड अप बाय द प्लांट। ठीक है, These microbes are commonly called as biological nitrogen fixers। जैसे मैंने कहा कि ये केमिकल प्रोसेस भी होता है, केमिकली भी नाइट्रोजन का NH अमोनिया में कन्वर्जन होता है। द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया नहीं कैपेबल होते ये चीज करने के लिए, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है और वो ग्रुप को हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, सो ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी का कैटेगरी हो गया विच इज साइनोबैक्टीरिया। ऐसे ही और दो बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करते हैं। नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया राइजोबियम एंड अजोटोबैक्टर। ओके, आई विल राइट डाउन द नेम इन द चैट बॉक्स। अजोटोबैक्टर और राइजोबियम। ठीक है, इसमें से जो राइजोबियम है ना, वो प्लांट के मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनके एसोसिएशन में रह के नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। और अजोटोबैक्टर फ्री लिविंग होते हैं, मतलब वो खुद से ही अगर सॉइल में भी रहे तो भी वो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। लेकिन राइजोबियम को प्लांट के रूट के नोड्यूल्स में जाके रहने की आवश्यकता होती है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स भी आप याद रख सकते हो। मेन इज विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके साथ साथ ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। Okay, now the next role of microbes is cleaning the environment. Bujo and Paheli had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected wastes of plants, vegetables and fruits from the nearby houses and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. ठीक है, आपने कई जगह पे ऐसे देखा होगा अभी कि जो वेस्ट डिस्पोजल पिट होता है, मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है जिसमें आप बायोलॉजिकल वेस्ट है, मान लो जैसे जो सब्जी के छिलके हो, अंडे के छिलके हो, या फिर प्लांट्स का जो रिमेन हो, जो पत्ते गिर गए हो, वो सारे एक जगह पे अगर आप डंप कर देते हो और उसको वैसा का वैसा ही रहने देते हो, तो वो जो होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है, राइट। और फिर वो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के बाद उसका मैन्योर बन जाता है। मैन्योर मतलब क्या? अगर मान लो वो जो डिकम्पोज्ड वेस्ट है अगर आप किसी प्लांट के लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हो, तो वो प्लांट का ग्रोथ एनहांस होता है, नॉर्मल सॉइल से जितना होगा उससे भी ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। तो आप बूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपेंड। तो अभी ये जो वेस्ट था, जो प्लांट रिमेन्स थे, वेजिटेबल रिमेन्स थे, उनका मैन्योर कैसे बन गया। ओके, तो एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 2 pots and fill each pot half with soil. Mark them A and B. Put plant waste in plot A and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. मतलब क्या? प्लांट ए, पॉट ए में आप क्या डालने वाले हो? जो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो सारा, और पॉट बी में आप क्या डालने वाले हो? जो प्लास्टिक वेस्ट है वो सारा आप पॉट बी में डाल रहे हो। सॉइल तो आपने सेम अमाउंट में, सेम क्वालिटी की दोनों पॉट्स में ऐड की है। नाउ पुट द पॉट्स असाइड, ऑब्जर्व देम आफ्टर 3 to 4 weeks। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ना उसमें प्लांट लगाना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ पॉट्स को
उस सॉइल इक्वल क्वालिटी की और इक्वल क्वांटिटी में सॉइल आपको 2 पॉट्स में डालनी है। एक पॉट में आपको जो बायोलॉजिकल वेस्ट है वो डालना है और दूसरे में प्लास्टिक वेस्ट डालना है। अभी आपको क्या डिफरेंस दिखेगा 3-4 दिन बाद? एनी गेसेस? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। आपको क्या लगता है क्या डिफरेंस दिखेगा? जो पॉट ए का वेस्ट है वो कैसे दिखेगा और जो पॉट बी का वेस्ट है वो कैसे दिखेगा आपको 3-4 दिन बाद? करेक्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट भी डिकम्पोज, उसमें कुछ अलग दिखाई देगा आपको, जो ऐसे मराठी में एक टर्म है भुसभुशित, वैसे दिखेगा। और जो आपका दूसरा वाला पॉट होगा उसमें से कुछ भी हिलेगा नहीं, वो सॉइल और वो जो प्लास्टिक वेस्ट था दैट विल रिमेन एज इट इज। हाँ ना, हाँ। प्लांट पॉट ए में अगर प्लांट लगाओगे तो वो तो ग्रो होगा ही। अभी हम प्लांट नहीं लगा रहे, अभी हम खाली पॉट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या दिखेगा। ओके, तो do you find any difference in the contents of the two pots? If so, what is the difference? You will find that plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? अभी जो सेकंड था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, वो एज इट इज रह गया। बट पॉट ए का जो था वो डिकम्पोज हो गया, उसका कुछ फायदेमंद हो गया हमारे लिए। द प्लांट वेस्ट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। तो यहाँ पे अपने माइक्रोब्स काम में आते हैं, ठीक है। वो खुद की ग्रोथ के लिए जो हमने बायोलॉजिकल वेस्ट डाला है उसको यूज करते हैं। मतलब हमने जो प्लांट वेस्ट डाला है, वेजिटेबल वेस्ट डाला है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, ग्लूकोज है, तो वो बैक्टीरिया या जो कोई भी माइक्रोब होगा वो पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स को यूटिलाइज कर रहा है एंड एज अ बाई प्रोडक्ट उसका मैन्योर बन रहा है, उसके सिंपल फॉर्म में वो जा रहा है। इसका ही मतलब डिकम्पोज हो रहा है। The nutrients released in the process can be used by the plants again, right? तो जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स चले गए थे जब प्लांट की ग्रोथ हुई, तभी डिकम्पोजिशन के फॉर्म में माइक्रोब्स की हेल्प से वो सारे न्यूट्रिएंट्स ही अपने सिंपलर फॉर्म में आ गए, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, तो उनका सिंपलर फॉर्म क्या होता है? अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज। तो ये सारे फॉर्म में उनका फिर से कन्वर्जन हो गया और वो सॉइल में चले गए, जो फिर से प्लांट की ग्रोथ के लिए काम आएंगे। Did you notice that in pot B, the polythene bags, empty glasses, bottles, and broken tripods did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. क्यों? प्लास्टिक वेस्ट को ये बैक्टीरिया या ये माइक्रोब्स डिग्रेड क्यों नहीं कर पाए? इतने कम समय में उन्होंने बायोलॉजिकल वेस्ट को किया बट प्लास्टिक वेस्ट को नहीं किया, क्यों? यस, यस, प्लास्टिक डिड नॉट डिकम्पोज, बट डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि माइक्रोब ने जो कार्बोहाइड्रेट था, जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में था, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो प्लास्टिक इज इन इट्स कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म, वो बैक्टीरिया या वो पर्टिकुलर माइक्रोब उसे क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाया? बायोलॉजिकल वेस्ट को तो कन्वर्ट कर लिया, प्लास्टिक वेस्ट को क्यों नहीं किया? क्यों डिकम्पोजिशन नहीं कर पाए वो उसका? आ, थोड़ा सा करीब हो आप आंसर के। बिकॉज बायोलॉजिकल वेस्ट इज नेचुरल वेस्ट, माइक्रोब्स विच वी ग्रो आर नेचुरल, राइट? वो हमें नेचर ने दिए हैं, करेक्ट। और जो प्लास्टिक है वो मैनमेड है, सिंथेटिक चीजों को यूज करके उसे बनाया गया है। तो जो माइक्रोब जो नेचुरली ग्रो हुए हैं उन्हें पता नहीं है वो प्लास्टिक को कैसे डिग्रेड करेगा, उसके पास वो मशीनरी नहीं है। बिकॉज बायोलॉजिकल वेस्ट इज ए नेचुरल और माइक्रोब्स भी नेचर ने ही दिए हैं। तो ये अपने बायोलॉजिकल साइकिल्स पढ़े होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, पढ़े हैं ऐसे। ये हो गया आपके पिरामिड्स, बायोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी,
पिरामिड ऑफ फूड, मतलब जो हर्बीवोरस होंगे वो मतलब प्लांट्स खुद से बनाएंगे फूड। ओके, वो आगे आएगा शायद से, प्लांट खुद से फूड बनाएगा, राइट। प्लांट ने जब वो फूड सिंथेसाइज करेगा, वो प्लांट्स को हर्बीवोरस एनिमल्स खाएंगे, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, प्राइमरी कार्निवोरस जो होंगे वो खाएंगे, फिर सेकेंडरी कार्निवोरस खाएंगे, और उसके बाद वो कार्निवोरस जब ये सारे चीजें वेस्ट हो जाएंगी तब डिकम्पोजर्स आएंगे। ओके, तब वो डिकम्पोजर्स उन्हें खाएंगे और फिर से वो बेसिक फॉर्म में आके प्लांट्स यूटिलाइज करेंगे। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल साइकिल है। जैसे वाटर साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, ऐसे ये बायोलॉजिकल साइकिल है, विच इज जब अर्थ बन रही थी तब बन गई है। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसलिए ये चालू है। वैसे ही वो माइक्रोब्स का है, वो माइक्रोब्स का काम ही है डिकम्पोज करना, और क्या डिकम्पोज करना है ये नेचुरली उन्हें पता है। हमने ह्यूमंस ने प्लास्टिक ये कुछ अलग चीज लाके रख दी है कि ये ले लो, अभी उसे पता नहीं है क्या है, वो कैसे डिकम्पोज करेगा। तो ये नेचुरल और मैनमेड है, इसलिए ये फर्क है। बट अभी मैं आपको बता देती हूँ कि रिसेंट रिसर्च इस बात पे हो रहा है कि क्या देर आर सम बैक्टीरिया विच आर एबल टू डिग्रेड दिस प्लास्टिक। ओके, अगर हम लोग बैक्टीरिया में कुछ मॉडिफिकेशन कर पाए कि वो प्लास्टिक को डिग्रेड कर पाएगा, तो ऐसे बहुत रेयर फॉर्म से, बट देर आर दीज बैक्टीरिया विच डिग्रेड प्लास्टिक। ओके, तो ऐसी होपफुली हम लोग प्लास्टिक का यूज कम करेंगे, और ये बैक्टीरिया जो प्लास्टिक हमने ऑलरेडी यूज करके जो गंदगी फैलाई है, वो शायद ऐसे कुछ बैक्टीरिया फ्यूचर में आके ये प्लास्टिक को डिग्रेड कर पाए। तब तक हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और सब नेचुरल अकरेंस हो जाए। ओके, so you often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. You find that they disappear after some time, right? जो ये डेड रिमेन्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि उन पे बहुत सारी चीज़ों की एक्शन होती है, माइक्रोब्स की होती है, जो बर्ड्स होते हैं कुछ, वो डेड एनिमल्स को ऐसे किसी चीज़ों को खा लेते हैं, तो उसकी वजह से वो रिमेन्स नहीं रहते ज़्यादा टाइम के लिए। बट जो मैनमेड वेस्ट होता है वो बहुत टाइम के लिए रह जाता है। यू फाइंड यस, दिस इज बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो एक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट नाम का चीज़ होता है, जिसमें ये माइक्रोब्स का बहुत इसेंशियल पार्ट है। जो वेस्ट वाटर होता है उसकी मैनेजमेंट करनी होती है, राइट। उससे बहुत स्मेल आएगा, वो वाटर को हम लोग ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, उसका रीयूज करना है, तो वो रीयूज करने के लिए ये माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन जनरल दिस माइक्रोब्स विल बी हेल्पफुल टू क्लीन अप द एनवायरमेंट ऑल्सो। ओके, इज इट क्लियर? क्लीनिंग एनवायरमेंट में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडी है दैट हैज रीच टू वेरी हाई लेवल, ठीक है। जितने एग्जिस्टिंग है उनका यूज करो और साइड हो जाओ, ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हम वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा एडिशनल मॉडिफिकेशन कर पाएंगे क्या, कि उसका बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो पाएगा? ऐसे रिसर्च अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो मैंने कहा कि प्लास्टिक वेस्ट को डिग्रेडिंग माइक्रोब्स को टारगेट किया जा रहा है, या फिर वो माइक्रोब्स से और अच्छा मतलब नेचुरल क्वालिटी का प्लास्टिक कैसे बनाया जाएगा, जिसको बायोप्लास्टिक बोलते हैं। ओके, सो वो बायोप्लास्टिक इतना जितना मतलब हम लोग जो केमिकली सिंथेसाइज्ड प्लास्टिक यूज कर सकते हैं उतना नहीं होगा, बट कागज से थोड़ा ऊपर ऐसा रहेगा, विच विल बी हेल्पफुल, एंड बिकॉज इट इज बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड इट कैन बी डिग्रेडेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑल्सो, ठीक है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से इन सब का इन्वेंशन अभी चालू है। ओके, नाउ वी हैव स्टडीड ऑल द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके बेनिफिट्स कैसे होंगे वो हमने अभी तक पढ़ा। सो विल रिवाइज इट क्विकली अगेन, दैट इन विच ऑल फील्ड्स we use these microbes. So it includes, first of all, we can start with, yes, फ्रेंडली में मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, मतलब इन जनरल आप लोग यूज कर लीजिए कि बेकरी इंडस्ट्री में यूजफुल है, फूड इंडस्ट्री में उनका यूज है। देन
कमर्शियल यूज जो है वो फर्मेंटेशन में है। थर्ड इज मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। तो ये हो गए उनके मेडिसिनल यूज। फिर उसके बाद आता है सॉइल फर्टिलिटी, मतलब एनवायरमेंट के काम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। एंड द नेक्स्ट वन इज टू क्लीन द एनवायरमेंट। ठीक है, तो 7 हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस देखे। ये 7 अभी 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में है। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे यूजेस हैं। ओके, अलग अलग इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये मेन है इसलिए आपके टेक्स्ट बुक में। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो यू कैन गूगल इट, और किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा कि जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे होता है, और हर एक फील्ड में उसका ज़्यादा डिटेल्स आपको चाहिए तो यू कैन रीड इट। ओके, पता चल गया कि हमें यूजेस कौन से हैं। अगर यूजेस पे स्पेसिफिक कुछ उठा के नोट आती है तो आप आंसर शीट में लिख पाओगे कि मान लो वैक्सीनेशन में हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एज वैक्सीन, हाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड एज एंटीबायोटिक, और मेडिसिनल यूजेस ऑफ माइक्रोब्स ऐसे आ गया। या फिर इन जनरल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू ह्यूमन बींग्स, ऐसा क्वेश्चन आया। सो विल यू बी एबल टू राइट द आंसर? Yes, everybody? Okay, very good. Now we'll move on to the next topic which is harmful microorganisms. अभी हमारे चैप्टर का टाइटल ही ऐसा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स भी है, दोस्त भी है हमारे, और हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे जो हमारे दुश्मन भी है। तो अभी तक हमने जो अपने दोस्त है उनके बारे में पढ़ा, अभी हमें जो हार्मफुल है अपने लिए उनके बारे में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेस इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी भी उसके ऊपर के यूकैरियोट को बैक्टीरिया या वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने नहीं छोड़ा है। दे कॉज डिसीजेस इन ह्यूमंस, दे कॉज डिसीजेस इन एनिमल्स एज वेल एज इन प्लांट्स। ओके, सच डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ओके, उनके लिए हमने अलग एक नाम दिया है विच इज पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। तो एक डिसीज कॉजिंग ये कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी हो गई जो बाकी चीज़ों का ह्यूमन के नुकसान करती है, जैसे फूड खराब हो जाता है, लेदर खराब हो जाता है, क्लोथ खराब हो जाते हैं। वैसे लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज। तो फर्स्ट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। Pathogens enter our body through the air we breathe, the water we drink or the food we eat. तो जो भी बाहर से चीज आएगी उसमें से किसी से भी हमारी बॉडी में वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्री मिलेगी। जैसे हमने देखा कि लैक्टोबैसिलस जो कर्ड में से भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया जाता है, बट दैट इज यूजफुल बैक्टीरिया। जैसे कर्ड में से बैक्टीरिया गया, वैसे ही बाकी के खाने में से भी हमारे शरीर में बैक्टीरिया जा सकता है। बैक्टीरिया ही छोड़ो, बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस भी, फंगस भी, कुछ भी। तो एक तो सोर्स हो गया फूड, सेकेंड सोर्स इज वाटर, एंड द थर्ड सोर्स इज एयर। जो सांस हम लोग लेते हैं उसमें से भी वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उनका साइज ही देखो बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये साइज में वो प्रेजेंट होते हैं। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. ओके, तो ये 3 चीज़ों के अलावा और कौन से वेज है? तो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हो गया, जो हमने अभी लास्ट 2 इयर्स से देख रहे हैं हम लोग, कोरोना। अगर कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आते हो तो आपको कोरोना का वायरस का इन्फेक्शन होता है, राइट? अगर नहीं आ रहे थे तो नहीं होता। ऐसे ही खुली हवा में से कोरोना घर के अंदर नहीं आ रहा था, राइट? अगर हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आए तब उसकी बॉडी में से उसने जो ब्रीद आउट किया होगा, उसके ब्रीदिंग की वजह से, वो हमने जब ब्रीदिंग करेंगे तब शायद कोरोना की एंट्री होगी। या उसने जिस चीज़ को छुआ होगा, अगर उस पे उसके सरफेस पे वायरस गया है तो वो अपनी बॉडी में जाएगा। ऐसी सारी डर थे, तो ये उसका ट्रांसमिशन था। सो डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन
और कैरिड बाय एन एनिमल, मतलब एक वेक्टर होता है, जैसे किसी एनिमल में से या किसी और चीज में से। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया, मलेरिया का एक्चुअल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म अलग है, दैट इज प्लाज्मोडियम। बट जहाँ पे मच्छर ज्यादा होंगे वहां पे मलेरिया फैलता है, ऐसा सब तरफ होता है, राइट? तो क्या वो मच्छर से मलेरिया होता है क्या? मच्छर बॉडी में एंटर करके मलेरिया नहीं होता है, मच्छर सिर्फ ट्रांसमिटिंग एजेंट है, दैट इज डिसीज ट्रांसमिटिंग वेक्टर। मतलब वो मच्छर क्या काम करता है कि उसके शरीर में भी वो डिसीज कॉजिंग प्लाज्मोडियम रहता है, मच्छर के थ्रू वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी में जाके मलेरिया कॉज करता है। सेम इज द केस विथ डेंगू। डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो डिसीज का फैलाव करते हैं, दे ट्रांसमिट द डिसीज, दे डोंट कॉज द डिसीज। ओके, कॉजेटिव एजेंट अलग है, ट्रांसमिटिंग एजेंट अलग है। So these diseases can be transmitted through air, food, water, direct contact with infected person, also contact with animals or contact with vectors. Microbial diseases can spread from food or microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. जो कम्युनिकेशन से इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में जो कम्युनिकेशन होगा उसके थ्रू जो डिसीजेस स्प्रेड होंगे, दोज आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेस इंक्लूड कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्यूलोसिस। मेनी मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, दीज आर सम। कॉमन कोल्ड तो आपको पता है, अगर आप एक मान लो स्कूल में एक बेंच पे बैठते हो दोनों और आपके दोस्त को सर्दी खांसी हुई है, तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि 2 दिन बाद उसके साथ बैठने वाले बच्चे को भी सर्दी खांसी होती है, राइट? दैट इज बिकॉज कॉमन कोल्ड इज कम्युनिकेबल डिसीज। उसके इमीडिएट बगल में जो बैठा होगा उसको इमीडिएटली सर्दी खांसी पकड़ती है, जो लास्ट बेंच पे बैठा हो उनके सामने ना हो उसे नहीं होते, उसको चांसेस कम होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। वैसे ही अगर घर में किसी को बुखार है, वायरल कोल्ड है, तो घर में 1-2 लोगों को और हो ही जाती है, वो 1-2 दिन के डिफरेंस से होता है, बट दैट इज ट्रांसमिटेड बिकॉज इट इज अ कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है? व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस आर स्प्रेड इन एयर। क्यों? तो जब जिसको सर्दी बुखार हुआ है, कफ कोल्ड हुआ है, वो अगर खांसता है, छींकता है, तो उसके जो छींक होंगी उससे फाइन ड्रॉपलेट्स, एकदम छोटे छोटे जो हमें दिखेंगे भी नहीं, ऐसे ड्रॉपलेट्स में से वायरस भी रिलीज होता है, वायरस भी बाहर आता है और वो सामने वाले एयर के थ्रू सामने वाले के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। अभी नॉट नेसेसरीली यहाँ पे जाएगा ही ऐसा नहीं है, मे एंटर, ब्रीदिंग के टाइम पे वो जा सकता है, जा नहीं भी सकता है। ठीक है? सो जब वो एंटर होगा वायरस हेल्दी पर्सन में, सो दैट हेल्दी पर्सन विल नाउ बिकम इन्फेक्टेड विद द वायरस। So then how do you prevent the spread of communicable diseases? So the answer is we should keep a handkerchief on the nose and mouth while sneezing. It is better to keep distance from infected persons. Right? तो यही एक चीज है to avoid this. जब जो कोई इसलिए हमें बचपन से ये सिखाया जाता है, जब आप खांसोगे, जब आप छींकोगे, तो यू हैव टू यूज योर हैंडकरचिफ। जब आप वो यूज करोगे तब एयर में वो कम उड़ेगा वो वायरस, ऐसा नहीं है कि नहीं उड़ेगा, वो उड़ेगा ही, बट एटलीस्ट उसकी मात्रा कम होगी। जब आप खांसते हो तो यू हैव टू कवर योर माउथ, ठीक है, ताकि सामने वाले को उसकी तकलीफ ना हो और उसका फैलाव ना हो। और खुद के लिए ये करना है कि अगर आप हेल्दी हो और आपको पता है कि आपके सामने वाले को कुछ हो रहा है, कफ कोल्ड है उसको और ये कम्युनिकेबल डिसीज से वो इन्फेक्टेड है, सो यू हैव टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन so that disease will not be transmitted to you. Okay, so these are the precautionary measures to avoid such communicable diseases. इसीलिए लॉकडाउन हो गया था, क्योंकि अगर लोग इकट्ठा होंगे, एक जन छींकेगा, वो वायरस को स्प्रेड आउट करेगा, बाकी लोगों को इन्फेक्शन मिलेगा। सो 1 से 100 लोगों को मिल सकता है। ठीक है? अगर सब लोग अपने अपने घर में बंद है तो फिर एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे, तो मान लो एक को अगर आ जाए तो उससे क्वारंटाइन किया जाता था। मतलब क्या कि उसे अलग रूम में बिठाया जाएगा 14 दिन। 14 दिन जब वो वायरस
शेड ऑफ करना बंद कर देगा, उसके शरीर में से वायरस चला जाएगा, सो दैट दैट पर्सन कैन मीट अदर्स। ठीक है, तो ये चीज होती है। सो टू मेंटेन डिस्टेंस, ये तो बेसिक है। देर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो मैं ये डेंगू के लिए और मलेरिया के लिए बोल रही थी वो ये है कि कैरियर्स और वेक्टर्स। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। Pathogens stick to their bodies. When these flies sit on the uncovered food, they may transfer the pathogens. Right? बात समझ में आया कि वो जो हाउस फ्लाई होता है वो खुद तो कुछ, उसको खुद को कुछ हो नहीं रहा है ना, वो खुद से डिसीज कॉज कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, सिर्फ कैरी कर रहा है डिसीज कॉजिंग एजेंट। डिसीज कॉजिंग एजेंट या तो कचड़े में है या फिर एनिमल वेस्ट पे है। ठीक है, वो हाउस फ्लाई जाके उस गंदी चीज पे बैठा था, उसने वहां से वो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठाया, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके अनकवर्ड फूड पे बैठ गया और फिर वो अनकवर्ड फूड हमने खा लिया। तो अभी क्या हुआ, वो जो माइक्रोब था वो अपनी बॉडी में एंटर हो गया। राइट, इसलिए यू शुड अवॉइड ईटिंग सच अनकवर्ड, और जहाँ पे बहुत गंदगी होगी, ये सब मक्खियां वगैरह बैठी होंगी, ऐसा फूड हमें अवॉइड करना चाहिए इसी रीजन से, क्योंकि उससे डिसीज ट्रांसमिटिंग एजेंट्स उस पर बैठ रहे हैं और डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स जो है वो उनके थ्रू अपनी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। ओके, whoever eats the contaminated food is likely to get sick. तो ऐसे अगर कंटेमिनेटेड फूड खा लिया तो बीमार पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। जो भी आप खाना खाओगे, घर पे भी आप देख सकते हो कि जब मम्मी खाना बना के रखती है तो उसको बनाने के बाद, मान लो सुबह में बनाए, दोपहर को खाना है, तो दोपहर तक हम लोग फूड को ऐसे अनकवर्ड नहीं रखते, राइट, उसे कवर करके रखते हैं ताकि उस पे ये जो डिसीज मक्खियां है जो भी कुछ होगा वो ना बैठे, कोई भी डिसीज कॉजिंग चीज उसमें एंटर ना करे। दैट्स व्हाई कवरिंग ऑफ फूड इज एसेंशियल। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ कैरियर इज द फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, जिसका पिक्चर आपको दिखाया गया है। दिस फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो इज द कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म विच इज प्लाज्मोडियम, which carries the parasite of malaria, plasmodium. Female Aedes mosquito acts as a carrier of dengue virus. तो अभी डेंगू ये डिसीज हम लोग बोलते हैं, वो किस चीज से होता है, वो कॉजेटिव एजेंट उसका कोई मक्खी नहीं है बल्कि मस्क्यूटो नहीं है बल्कि वायरस है, विच इज डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। अभी हम लोग वो बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए दवाइयाँ तो है, बट उसे कंट्रोल करने के लिए क्या चीज होगा, तो वो जो मॉस्क्यूटो होगा उसका फैलाव कम करो, क्योंकि उसके थ्रू वो स्प्रेड हो रहा है। तो अगर हमने कैरियर ही नहीं रखा तो फिर वो डिसीज हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं, वो वायरस को एंट्री करने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ वो मस्क्यूटो के थ्रू ही आएगा। तो अभी वो मस्क्यूटो को ही अगर हम लोग अपने से दूर रखेंगे तो वो हमें होगा नहीं। ठीक है, इसलिए हर जगह पे ये बताया जाता है कि इन डेंगू मस्क्यूटोज होंगे या फिर फीमेल एनाफिलस मस्क्यूटो, मलेरिया के मस्क्यूटो, इनको दूर रखो। Why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? हमें पानी के ये जो अनअटेंडेड, जहाँ पे अगर साफ सुथरा पानी नहीं है, गंदगी वाला पानी है, तो वो पानी में ये पर्टिकुलर मस्क्यूटो के अंडे रह जाते हैं और फिर उससे मस्क्यूटोज ग्रो होते हैं और फिर वही ये डिसीज कॉजिंग एजेंट्स का स्प्रेड करते हैं। ऑल मस्क्यूटोज ब्रीड इन वाटर, ये मेन है। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर in coolers, tires, flower pot, etc. By keeping the surroundings clean and dry, we can prevent mosquitoes from breeding. Try to make a list of measures which help to avoid spread of malaria. तो ये मलेरिया, डेंगू, ये इनका एक टाइम पीरियड होता है। यस, करेक्ट, मस्किटोज गिव इट्स एग्स इन डर्टी वाटर, इसलिए यू हैव टू अवॉइड द कलेक्शन ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो सम कॉमन ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो एक टेबल दिया है जिसमें डिसीज का नाम है, उसके आगे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब वो कैसे ट्रांसमिट होगा,
हमने ट्रांसमिशन के बहुत सारे मोड्स देखे, जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, कैरियर है और इन्फेक्टेड ह्यूमन के कांटेक्ट है। तो उनमें से कौन सा ट्रांसमिशन है, और प्रिवेंटिव मेजर, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि वो हम लोग डिसीज कॉज ना हो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो यू हैव टू गो थ्रू दिस लिस्ट। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, कॉजेटिव एजेंट है बैक्टीरिया। If you are more interested in the topic, you can search the actual name of the bacteria. ठीक है, क्योंकि मतलब बैक्टीरिया से कॉज होता है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बट बैक्टीरिया का नाम क्या होगा? ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए मैं एक बता देती हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली, ये बैक्टीरिया का नाम है विच कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस। सिमिलरली मीजल्स के लिए लिखा है वायरस, बट व्हाट इज द नेम ऑफ द वायरस? चिकन पॉक्स अगेन वायरस, पोलियो, ये सारे वायरसेस के नाम मोस्टली डिसीजेस के ऊपर ही रख देते हैं। जैसे फिर कोलेरा है, बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो वो बैक्टीरिया का नाम आपको ढूंढना है कि कौन से बैक्टीरिया से कोलेरा होता है। टाइफाइड, कौन से बैक्टीरिया से ये टाइफाइड होगा? हेपेटाइटिस ए वायरस, तो उसका नाम भी मतलब हेपेटाइटिस ए ही डिसीज का भी नाम रखते हैं, या फिर कभी कभी जॉन्डिस बोलते हैं, और वायरस का नाम भी हेपेटाइटिस ए ही है। मलेरिया, मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजुअन, द नेम ऑफ दैट प्रोटोजुअन इज प्लाज्मोडियम। ठीक है, और ट्रांसमिशन उसका मॉस्किटो के थ्रू है। सो यू हैव टू गो थ्रू दिस टेबल। इस पे से आपको सवाल आ सकते हैं, एक डिसीज का नाम लेके, या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछेंगे, या फिर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछेंगे। नाम का डिटेल नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको कहा है ढूंढने के लिए, बट आइदर यू हैव टू चूज बिटवीन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और प्रोटोजुअन। तो ये याद रखने की कोशिश कीजिए। कुछ 4, 6, 7, 8, 8 ही डिसीजेस है, तो उनका आपको आसानी से पता चल जाएगा, राइट? सो रीड दिस टेबल, ट्राई टू रिमेंबर दिस टेबल, और जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बोली है वो भी थोड़ा सा, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कलेक्ट इट, वी कैन डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, राइट? कि ट्यूबरकुलोसिस का एक जो था वो मैंने बता दिया आपको, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के, ट्यूबरकुलोसिस कॉजिंग बैक्टीरिया का नाम है। वैसे ही जो कॉलेरा का है, टाइफाइड का है, ये आपको ढूंढना है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में आते वक्त आपको क्या क्या होमवर्क करके आना है। तो फर्स्ट थिंग इज रीड अबाउट एडवर्ड जेनर, जो वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ वो कैसे हुआ उसकी स्टोरी पढ़नी है आपको। सेकेंड थिंग इज दिस, बैक्टीरिया कौन सा है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, वो ढूंढ के लेके आना है। और एक चीज था ना कुछ तो, यस, मेक अ लिस्ट ऑफ वैक्सीन दैट यू हैव टेकन। आप अभी 13 साल के तो होंगे ना सारे, 13-14 साल, तो तब तक आपने अभी तक कौन से वैक्सीन लिए हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है। Some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. Okay. ठीक है, इज इट क्लियर टिल नाउ? होमवर्क क्या क्या करना है वो भी पता चला है, जो अभी हमने डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस पढ़े वो सारे पता चल गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूजफुलनेस हमारे लिए का पता चल गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यस, सब समझ में आ गया है? वेरी गुड, होमवर्क पता चल गया है सबको क्या करके आना है? यस, अदर्स प्लीज रिप्लाई। ओके, ठीक है, तो हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीजें जो डिसीज कॉजिंग अदर
या हार्मफुल अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट। Yes, bye. You can leave the lecture.